सत्ता का दूसरा कार्यकाल। और सवाल अब भी विपक्ष से। सवाल तो उससे होगा जिसके हाथ में ताकत हो, जिसके हाथ में पुलिस हो, संस्थाएं हो और मीडिया जिसके सामने नतमस्तक हो। सवाल तो उससे होगा ना। हम लेकर आए खबरों का एक ऐसा शो जिसमें सवाल होंगे सीधे, बेलाग और बेबाक उनसे जो सवालों से बचते हैं, जिनके हाथ में ताकत है। बेबाक सिर्फ द लाइव टीवी पर। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेबाक। मैं अभिसार शर्मा। तो आखिरकार ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ले ली। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, राज्यपाल धनखड़ उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाते हुए, और शपथ लेने के बाद उन्होंने जो बात कही वो आपके स्क्रीन पर है। 3 महीने तक पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था चुनाव आयोग के अंतर्गत थी और नाकारा हो गई थी। मैं अब एक नई टीम बनाऊंगी और शांति की अपील भी करूंगी। मैं किसी भी शर्त पर कानून को अपने हाथ में लेने वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं करूंगी। इस राजनीतिक हिंसा में कम से कम 10 से 11 लोग मारे गए हैं दोस्तों। इसमें बीजेपी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं, टीएमसी के कार्यकर्ता भी शामिल हैं और सीपीएम और साथ ही एक और राजनीतिक मोर्चे आईएसएफ के कार्यकर्ता भी शामिल हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने देश के सामने जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है दोस्तों, उसे पूरी तरह से खारिज करके पश्चिम बंगाल पर अपना फोकस रख दिया है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में राष्ट्रीय धरने का ऐलान किया है पश्चिम बंगाल में हिंसा के खिलाफ। आज मैं सवाल पूछना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से, आप राष्ट्रीय शांति दिवस का भी ऐलान कर सकते थे, क्योंकि मैं नहीं भूला हूं कि किस तरह से कोरोना से रोज हजारों लोग मारे जा रहे हैं। उनके प्रति सांत्वना दिखाने के बजाय आप पश्चिम बंगाल पर राष्ट्रीय धरना की घोषणा करते हैं। अब भी प्रधानमंत्री के नए बंगले पर काम हो रहा है बगैर झिझके, बगैर रोक के। 13,000 से 20,000 करोड़ की वो परियोजना चली आ रही है, उस पर कोई रुकावट नहीं है। आपकी स्क्रीन पर ये 2 तस्वीरें देखिए दोस्तों। एक तरफ प्रधानमंत्री के बंगले का निर्माण हो रहा है और दूसरी तरफ लाशों की मानो एक लंबी सी कतार है, पार्थिव शरीर को जलाने की एक लंबी कतार। इसी तरह से इस देश की जनता को नोटबंदी के दौरान बैंकों के सामने कतारों में खड़ा कर दिया था। आज उनकी लाशें भी कतार में और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के लिए बंगला बन रहा है। मैं आज देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या यह तस्वीर आपको संवेदनहीन नहीं लगती? क्या इसमें सत्ता की बेरुखी, बेदिली आपको नहीं दिखाई दे रही? मैं आपको सुनवाना चाहता हूं दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा कह क्या रहे हैं। जैसे ही यह हिंसा होती है और सामने उभर कर बातें आती हैं, तो वो पश्चिम बंगाल पहुंचकर कहते हैं कि हमने ऐसे हालात देश के विभाजन के दौरान नहीं देखे थे। सुनिए वो कह क्या रहे हैं, फिर मैं इसकी बात करता हूं। पश्चिम बंगाल के चुनाव के नतीजों के बाद जो घटनाएं देखने को और सुनने को मिली हैं, वो हमें हतप्रभ करती हैं, चिंता में डालती हैं, क्योंकि शायद ऐसी घटनाएं भारत के विभाजन के समय मैंने सुना था, लेकिन उस आजाद भारत में अब चुनाव के नतीजों के पश्चात इतनी असहिष्णुता, इनटॉलरेंस हमने आज दिन तक नहीं देखा है। नड्डा साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने कहा कि आपने ऐसे हालात देश के विभाजन में नहीं देखे। मैं अपने शो में लगातार कहते रहा हूं कि इस हिंसा पर काबू पाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की सिर्फ इसलिए नहीं है कि वो मुख्यमंत्री है, बल्कि इसलिए भी कि पश्चिम बंगाल में वो सबसे लोकप्रिय नेता हैं, लिहाजा ये जिम्मेदारी उनकी बनती है। मगर मैं कुछ और पूछना चाहता हूं नड्डा साहब, देश में आपातकाल जैसे हालात हैं जहां दर-दर लोग मर रहे हैं, देश में ऐसा कहीं और भी हो रहा है क्या? ये वीडियो देखिए। इस औरत को अपने पति के लिए एम्बुलेंस नहीं मिला, अब वो उसकी लाश को लेकर एक ऑटो में लेकर जा रही है। यह तस्वीर देख रहे हैं आप नड्डा साहब?
यही दास्तानें आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, दिल्ली में है। वहां पर हालात को देखकर आपको नहीं लग रहा नड्डा साहब कि ये हालात जो हैं बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे देश के विभाजन में थे, जहां सड़क पर लोग मर रहे थे। आप देश की जनता को ऑक्सीजन नहीं दे पाए नड्डा साहब, और आप जो हैं इस तरह के बयान दे रहे हैं, प्राथमिकता दे रहे हैं आप, दिख रहे हैं आप सत्ताधारी बीजेपी की, सिर्फ इसलिए कि उनको यह नहीं समझ आ रहा कि हम कोरोना का कैसे मुकाबला करें। तो ये कह रहे हैं, इनका पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है। इनके तमाम भक्तों को इन्होंने जहर उगलने लगा दिया है पश्चिम बंगाल पर। और न सिर्फ ये लोग जहर उगल रहे हैं बल्कि झूठी खबरें भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आप ये तस्वीर देखिए, ये कोई बीजेपी की समर्थक हैं, प्रीति गांधी। इनके जैसे बीजेपी के कई समर्थकों ने ये तस्वीर के अंदर उस वीडियो को चलाया, ये कहते हुए कि देखिए गोलियां चल रही हैं और पीछे तृणमूल कांग्रेस का वो गाना खेला होबे चल रहा है। दोस्तों, जब ऑल्ट न्यूज, क्विंट जैसी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि ये वीडियो 2020 का है और इससे कोई लेना देना नहीं है पश्चिम बंगाल की सियासी हिंसा के साथ या तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद, उसका कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से ये लोग झूठी खबरें फैलाते हैं और ढेरों मिसालें हैं। और सबसे दुख की बात, इन्होंने अपनी ही कार्यकर्ता के बारे में झूठ बोला। इनकी एक चुनावी एजेंट है, नाम है अपर्णा रॉय। वो अपने पिता के पास चली गई थी चुनाव खत्म होने के बाद। भारतीय जनता पार्टी ने यह झूठ चला दिया कि अपर्णा और उनके साथ एक और उनकी पोलिंग एजेंट का गैंगरेप टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया। बाद में आप देख सकते हैं, यह है तृणमूल कांग्रेस के नेता, आपके स्क्रीन पर दोस्तों, अनुब्रत मंडल नाम है इनका। बीरभूम जिले के अध्यक्ष अनुब्रत मंडल। वो अपर्णा रॉय के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बताते नहीं अपर्णा ठीक है। और अपर्णा ने खुद कहा कि मैं तो अपने पिता के पास चली गई थी, मेरे गैंग रेप की खबर सरासर झूठ है, सरासर झूठ है। और यही बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बीरभूम जिले के सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भी कहा कि फेक न्यूज चलाई जा रही है उनके गैंगरेप को लेकर। और मैं आपको बताता हूं वो फेक न्यूज कौन कौन चला रहा है। आपकी स्क्रीन पर इन चेहरों पर गौर कीजिएगा। स्वपन दास गुप्ता, बीजेपी के नेता जो हार गए हैं चुनाव, और यह आदमी संबित पात्रा। संबित पात्रा ने क्या कहा, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। ममता जी, आप जीत में गरिमा रखिए। आप खुद एक महिला मुख्यमंत्री हैं। जिन माताओं के साथ आज बलात्कार हो रहा है, जिन बेटियों को घर से निकालकर मारा जा रहा है, क्या वो बंगाल की बेटी नहीं है? क्या उनके साथ ऐसा व्यवहार होना चाहिए? शर्म करो संबित पात्रा, तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती? इस दौर में भी झूठी और वाहियात खबरों का प्रचार प्रसार कर रहे हो तुमसे एक इंसान होने के नाते, एक अच्छे प्रवक्ता होने के नाते मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि मेरा यह मानना है कि संबित पात्रा ने शालीनता की तमाम हदों को डिबेट्स में पार किया है। और ये देखिए, एक और झूठी खबर का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अपने ही पार्टी के कार्यकर्ता के खिलाफ, उसे बदनाम कर रहे हैं, उसके साथ रेप जैसा शब्द जोड़ के। आप मुझे बताइए ना, यहां दोष किसका है? इनकी प्राथमिकता क्या है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं और कुछ नहीं कह रहा हूं आपसे। मैं आपको कुछ तथ्य पेश करने वाला हूं पूरी पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर, क्योंकि आगे मैं कोरोना को लेकर बात करूंगा और मैं आपको बतलाने वाला हूं कि किस तरह की आपराधिक उदासीनता, लापरवाही इस सरकार ने दिखाई है। तथ्य क्या है आपकी स्क्रीन पर। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा में मारे गए लोग और पीड़ित बीजेपी से भी हैं, टीएमसी से भी हैं और सीपीएम यानी कि वामपंथी दलों से भी हैं। बीजेपी इसे बेवजह सांप्रदायिक रंग दे रही है। हिंसा पर काबू पाने की जिम्मेदारी ममता बनर्जी की है। बीजेपी आखिर क्यों फर्जी तस्वीरें और वीडियो का प्रचार प्रसार कर रही है? एक तरफ झूठी खबरों का प्रचार प्रसार करना और दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ अपने ओहदे को किस तरह से ऊंचा किया जाए, अपनी छवि को कैसे बेहतर किया जाए। अब मैं जो आपको खबर बताने वाला हूं ना दोस्तों, आपको विश्वास भी नहीं होगा। देश के अंदर हजारों लोग मर रहे हैं कोरोना से और यह सरकार अब भी अपनी छवि सुधारने में लगी हुई है। आपके स्क्रीन पर यह खबर दोस्तों, और यह खबर सुनेत्रा चौधरी ने की है। यह खबर यह बतला रही है कि इस वक्त मोदी सरकार के कम से कम 300 टॉप अधिकारी बैठक कर रहे हैं और इस बैठक का मकसद यह है कि किस तरह से मोदी सरकार की छवि को सुधारा जाए। आप विश्वास करेंगे दोस्तों,
इस वक्त भी जब लोगों को इतनी तकलीफ है, इतनी चिंता है, पहली बात प्रधानमंत्री के लिए जो नया बंगला बन रहा है उस बंगले पर भी आप रोक लगाने को तैयार नहीं है। उसमें कम से कम 13,000 करोड़ की लागत आई है, आप जानते हैं, उसे आप नहीं रोक रहे हैं। कल्पना कीजिए क्या जरूरत थी प्रधानमंत्री के लिए नए घर की। वो घर अगर ना बनता और वो 13,000 करोड़ अगर लोगों के लिए जाते, जो लोग आज जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, बेड्स नहीं मिल रहे हैं, अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। और ऊपर से देखिए दोस्तों, ये खबर आपके सामने, ऑफिशियल्स अटेंड सेशन ऑन बूस्टिंग इमेज एंड परसेप्शन। आज भी जबकि पूरी गोदी मीडिया इनके सामने नतमस्तक है। आप कहां देखते हैं गोदी मीडिया में लोगों की दर्द की दास्तानें, कहां देखते हैं बताइए। आज भी ये लोग अपनी छवि सुधार रहे हैं। और दूसरी तरफ आपके स्क्रीन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूं। भारत समाचार की खबर देखिए, पत्रकारों को सच दिखाना छापना पड़ा महंगा, अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी का मामला, खबर दिखाने छापने पर भड़का प्रशासन, जिला के कई पत्रकारों को भेजी गई नोटिस, आईटी एक्ट में कार्रवाई करने की चेतावनी, मनमर्जी पर उतारू राय बरेली जिला प्रशासन। यानी कि मेरे ऐसे पत्रकार अगर आज कोरोना को लेकर आपके सामने असली तस्वीर लाने का प्रयास करेंगे तो ये लोग मुझे धमकाएंगे, डराने का प्रयास करेंगे। और ये देखिए ये हो रहा है, ये आपके सामने, ये आप देख रहे हैं, ये तस्वीर, ये लेटर देख रहे हैं, ये खत देख रहे हैं, ये उसी की बानगी है, उसी का प्रमाण है। जहां उत्तर प्रदेश प्रशासन जो है वो धमका रहा है लोगों को कि आप फेसबुक पर इस तरह की कोई खबर नहीं डालेंगे वरना आप पर कार्रवाई होगी। लोग सिर्फ यही तस्वीरें, यही जानकारी डाल रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन की कमी से लोग मर रहे हैं, और इस तरह से धमकाया जा रहा है। यानी या तो अपनी छवि सुधारो, कोरोना के बीचों बीच बैठक यह बुलाई जाती है कि हम अपनी छवि को कैसे सुधारें, और दूसरी तरफ जो लोग आम इंसान की बात करें उसको इस तरह से दबाओ। मैंने शब्द दोस्तों इस संवेदनहीनता पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्य के गवर्नर धनखड़ साहब को फोन करके उनसे पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था पर हालात का जायजा लिया, उसकी जानकारी मांगी। मगर प्रधानमंत्री ने इन चेहरों पर गौर कीजिए, अरविंद केजरीवाल, उद्धव ठाकरे, या फिर योगी आदित्यनाथ या फिर विजय रूपाणी, इन्हें कॉल करके यह पूछा कि कोरोना को लेकर क्या हालात हैं, या तुम लोग जो कमी कर रहे हो या तुम्हारे जो कमी हो रही है उससे तुम कैसे सुधार सकते हो। जहां जहां हालात खराब हैं वहां प्रधानमंत्री कॉल नहीं कर सकते हैं। पूरा फोकस पश्चिम बंगाल पर है, और उस पश्चिम बंगाल के अंदर भी अधिकतर जो प्रचार है बीजेपी का वो झूठा है। बलात्कार पर झूठी खबरें, फर्जी वीडियोस वायरल करना। मैं स्पष्ट कर दूं दोस्तों, हिंसा हुई है, 10 से 11 लोग मारे गए हैं, मगर एक तरफ पश्चिम बंगाल है जिस पर काबू पाना ममता बनर्जी का दायित्व है, उनकी जिम्मेदारी, और वो करेंगी उम्मीद है। और दूसरी तरफ देश में कोरोना को लेकर बदतर होते हालात, हर राज्य में बुरे हालात हैं दोस्तों, हर राज्य में बुरे हालात हैं। और अब मैं आपको एक चीज बताता हूं, आपके स्क्रीन पर एक खबर है, आंध्र प्रदेश में कोरोना का एक खास प्रकार आया है जो इस वक्त जो कोरोना है उससे 15 गुना ज्यादा खतरनाक है। अब कोरोना शेरों को भी प्रभावित कर रहा है, शेरों को भी संक्रमित कर रहा है। आप कल्पना कर सकते हैं अगर कोरोना जानवरों में फैल गया, यानी कुत्ते बिल्लियों में भी फैल गया, और हमारे घरों में कुत्ते बिल्लियां होते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि और किस विकराल ढंग से फैलेगा। क्या मैं यही जानना चाहता हूं, ये जो खबरें आ रही हैं इन तमाम चीजों को लेकर क्या चिंता है सरकार में? हमारे स्वास्थ्य मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपको खबरें बताना चाहता हूं दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर एक खबर देखिए, इराक के अंदर एक अस्पताल में आग लगती है, और वो एक कोविड अस्पताल है, वहां कोरोना के मरीज भर्ती हैं, उसको लेकर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अब मैं आपको एक और खबर बताता हूं, अर्जेंटीना के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्हें राष्ट्रपति ने इस्तीफा देने का दबाव डाला। खबर क्या, पढ़ के सुनाना चाहता हूं। प्रेसिडेंट अल्बर्टो फर्नांडिस आस्क्स हेल्थ मिनिस्टर गोंजालेस गार्सिया टू रिजाइन पोस्ट, क्लेम्स गवर्नमेंट सपोर्टर्स एक्सप्लॉइटेड कॉन्ट्रैक्ट्स टू जंप वैक्सीनेशन क्यू। आप जानते हैं इनका गुनाह क्या था कि जो सरकार से जुड़े लोग थे
उन्होंने टीका मिलने को लेकर जो नियम कानून थे उसका उल्लंघन किया, सिर्फ इतना सा गुनाह था इनका, और फिर भी इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। आगे खबर देखिए, जॉर्डन्स हेल्थ मिनिस्टर क्विट्स ओवर हॉस्पिटल ऑक्सीजन डेथ्स। यहां पर मौतें कितनी हुई थी, गौर कीजिएगा, 6 लोगों की मौत हुई थी एक अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन ना होने की वजह से। 6 मौतों की मौत, मैं कहूंगा सिर्फ 6 मौतों की मौत, क्योंकि 6 मौतें तो एक अस्पताल में होती हैं हमारे यहां पर। जॉर्डन के हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, इराक के हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, अर्जेंटीना के हेल्थ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया, मगर हमारे स्वास्थ्य मंत्री की कोई जवाबदेही नहीं है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? और आप देश भर में राष्ट्रीय धरना दे रहे हैं पश्चिम बंगाल की हिंसा पर। आपको कोरोना की चिंता है? बताइए, है चिंता आपको कोरोना की? मैं आपको बताता हूं दोस्तों, इनको दिल्ली हाईकोर्ट ने किस तरह से एक्सपोज किया है, क्योंकि देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। दिल्ली में हालात बहुत खराब हैं। दिल्ली में इस वक्त 950 मेट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है, मगर उन्हें मुश्किल से 500 मेट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रहा है। दिल्ली में लोग मर रहे हैं। मैं ये जानना चाहता हूं कि बीजेपी को दिल्ली की जनता से ऐसी क्या खुन्नस है, ऐसी क्या नाराजगी है? मैं आपको बताता हूं दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा आपकी स्क्रीन पर। आप अंधे हो सकते हैं, हम नहीं। हम आंखें नहीं मूंद सकते। यह बहुत ही संवेदनहीन और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आप ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से मर रहे लोगों की दिल्ली सरकार की दलील को बयानबाजी या रेटरिक करार दे रहे हैं। यानी कि दिल्ली सरकार गुहार लगा रही है कि लोगों को बचा लो, और यह सरकार कह रही है नहीं नहीं, ये तो बयानबाजी है। शर्म नहीं आती आपको? अब मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी सरकार कितनी बेबस है। क्या कह रहे हैं उनके पार्टी के नेता राघव चड्ढा, आप खुद सुनिए। कि कितनी हमारी कुल मांग है, यानी कि जरूरत है दिल्ली में ऑक्सीजन की, क्योंकि दिल्ली में कुल मिलाकर 21,000 आईसीयू, नॉन आईसीयू बेड्स मिलाकर 21,000 बेड्स इस समय हैं, जिनकी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और कई हजार बेड पाइपलाइन में है जो केजरीवाल सरकार बनाने जा रही है। तो कुल जरूरत दिल्ली की 976 मेट्रिक टन है। और जैसे ही दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार लगती है, आपके स्क्रीन पर देखिए टाइम्स नाउ की खबर, वहां पर पहुंच जाती है केंद्र सरकार और कहती है कि केंद्र सरकार ने हमारे खिलाफ जो बयान दिया है वो खेदजनक है, और हम पर अवमानना का जो उन्होंने मामला किया है इस पर कृपया रोक लगाइए। दिल्ली हाईकोर्ट फटकार लगाती है, ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। क्रोनोलॉजी समझिए साहब। इस देश का दुर्भाग्य दोस्तों, वाकई बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सरकार का फोकस जहां होना चाहिए वहां नहीं है। अब खबरें आ रही हैं कि एक लंबा लॉकडाउन, एक राष्ट्रीय लॉकडाउन हो सकता है, मगर इस राष्ट्रीय लॉकडाउन से केंद्र सरकार ने क्या कुछ मंत्रणाएं की हैं? राज्यों से मंत्रणाएं की हैं? गरीब फिर सड़कों पर होगा, इसको लेकर कोई है आपके जहन में प्लान? या फिर भगवान भरोसे फिर इतिहास दोहराया जाएगा? फर्क यह है कि इस बार हमारे अस्पतालों में मध्यम वर्गीय परिवार के लोग भी बड़ी तादाद में मर रहे हैं। गरीब की तो बात ही नहीं हो रही है दोस्त, गरीब की कोई बात नहीं कर रहा है। तो आप देखिए किस तरह की विकराल सुनामी आएगी अगर ऐसा हो जाता है। और मैं निशब्द हूं दोस्तों उन हालात की कल्पना करके। इस वक्त मैं घर में हूं अपने परिवार के साथ। मेरी जद्दोजहद है कि किस तरह से मेरे दोनों बच्चों, मेरी पत्नी को मैं कोरोना से बचा सकूं, खुद को मैं कोरोना से बचा सकूं, क्योंकि मेरी कई जिम्मेदारियां हैं। एक पत्रकार के तौर पर आज आप तक सच को पहुंचाना, इसके अलावा चूंकि मेरे फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया में, इसलिए जो लोग मुझसे मदद की अपील करते हैं, मैं उनकी मांग को उन लोगों के पास लेकर जाता हूं जो उन्हें ऑक्सीजन मुहैया करा सकें, अस्पताल में बिस्तर मुहैया करा सकें और मदद दिला सकें। इसलिए मैं अपना खास ख्याल रख रहा हूं। मगर क्या इस सरकार को अपने देश की जनता का ख्याल है? इस बात पर गौर कीजिएगा। मगर बेबाक में हम लगातार इसी तरह से मुद्दे उठाते रहेंगे, क्योंकि ये मुद्दे आपसे जुड़े हुए हैं, आपसे जुड़ा इनका सरोकार है। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं। चाहे गोदी मीडिया आपको बरगलाने का, आपको भ्रमित करने का कुछ भी काम करता रहे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।